प्रदेश में 17 सीटें हैं, सुरक्षित सीटें, और ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है कि 17 सीटों पर भी अगर दलित एकजुट होकर अच्छे उम्मीदवार भेज सकें, जो अपनी पसंद के उम्मीदवार और मजबूत उम्मीदवार भेज सकें, तो उनका कुछ कल्याण हो सकता है। मेरा सवाल रविकांत जी आपसे भी लगभग बिखराव से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बिखराव ही है जिसकी वजह से दलितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और आपने भी सवाल उठाया कि उनको नेतृत्व तो चाहिए, तो दलितों के सामने क्या ये सवाल है कि मायावती चूंकि एक दलित लीडर के तौर पर कमजोर पड़ गई हैं, तो अब उनके सामने जो विकल्प दिए जा रहे हैं वो विकल्प ऐसे हैं जहां पर लीडरशिप उनकी अपनी नहीं है, अपनी जाति से नहीं है, अपने समाज से नहीं है। तो एक शंका रहती है निश्चित रूप से, क्या इसकी वजह से कहते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग जो है उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध वर्ग चंद्रशेखर रावण आजाद जो है उनके साथ कुछ ज्यादा एसोसिएट करता है, या उनकी ओर बढ़ सकता है दलितों का एक बड़ा तबका, या उनके लीडरशिप में एक विश्वास देख रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है? जो चंद्रशेखर का मूवमेंट है पूरा, उसमें एक लड़ाका छवि उनकी बनी है, और जो भी यूथ उनके साथ है वो निश्चित रूप से दलित एट्रोसिटीज के सामने वो बहुत मुखर होकर के आते हैं। आज हालात ये हैं कि संविधान खतरे में, हमें लोकतंत्र को बचाना है, उसको स्थापित रखना है। जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो पूरा नहीं है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सपना मान्यवर काशीराम साहब देखा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर वास्तविकता में आप अपने आप को बाबा साहब की औलाद कहते हो, काशीराम साहब की औलाद कहते हो, तो आप बताओ जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप चैन से कैसे बैठे मेरे लोगों? आप बताओ, आपको नींद कैसी आती है? आपका पेट कैसे भर जाता है जब आपके महापुरुष ने अपने बच्चे कुर्बान किए आपके लिए? आप उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? मैंने तो मान्यवर काशीराम साहब की एक बात को गिठा बांधी। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने उस दिन ठान लिया कि हम मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मिशन आगे बढ़ाएंगे। और आप ये जानते हैं, एक भी दिन हम लोग और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग चैन से नहीं बैठते। मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि अगर आज लोकतंत्र जिंदा है तो वो आप जैसे साथियों की वजह से है। आज अगर संविधान सुरक्षित है तो आप जैसे साथियों की वजह से है। लेकिन जहां तक वोट की बात है, अभी खास करके जाटव समाज को ही अगर मैं देखूं तो जाटव समाज भी मायावती की जगह अभी उनको प्रेफरेंस नहीं दे रहा। जब तक मायावती हैं और चुनाव के मैदान में हैं, वो चंद्रशेखर को पसंद तो कर रहा है, लेकिन वोट देने में अभी भी वो हिचक रहा है। तो ये चंद्रशेखर के साथ है। चंद्रशेखर को थोड़ा लग करके काम करना होगा उत्तर प्रदेश में। वो निश्चित तौर पर संभावनाएं हैं, उनमें भविष्य उनके पास है, लेकिन वो जो राजस्थान या दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, अगर वो एक जगह रुके तो मुझे लगता है कि उसका उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है। और जो नए लोग हैं, जिग्नेश मेवानी है गुजरात में, प्रकाश अंबेडकर हैं आपके महाराष्ट्र में, इन लोगों में नई संभावनाएं दिख रही हैं कि जो पुरानी लीडरशिप है वो अब या तो खामोश है या भाजपा के पाले में चली गई, रामदास अठावले जैसे लोग, या मायावती की तरह थोड़ा निष्क्रिय हैं। हालांकि आज भी मायावती पूरे देश के दलितों की एकमात्र सबसे बड़ी चहेती लीडर है। अगर आज वो खड़ी हो जाए, ये त्रिपाठी जी भी जानते हैं कि अगर वो निकल करके बाहर आ जाए तो करिश्मा होगा। लेकिन पता नहीं, हम लोग तो सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों है। आके वो भी अब लखनऊ नहीं आती है, दिल्ली ही ज्यादा टिकी रहती है। क्या उनको डर है? क्योंकि मायावती को मैं ये नहीं मानता हूं कि मायावती को कोई डरा देगा। मायावती वो है जो खुद अपने आप से डरती है, वो किसी और से नहीं। लेकिन शायद वो एक स्ट्रैटेजी कि नहीं, अब हमको भतीजे को आगे बढ़ाना है और खामोशी से रहना है, लोग जब विकल्प नहीं पाएंगे तब हमको वोट करेंगे, ये शायद जमाना चला है। अगर वो ये सोचती हैं तो फिर ये जमाना गया, और उन्हीं दलितों में से वो नई लीडरशिप भी पैदा होगी। चंद्रशेखर भी आए हैं, जिग्नेश भी आए हैं, और भी अभी आएंगे। जैसे जैसे वैक्यूम होगा और एट्रोसिटीज की घटनाएं बढ़ेंगी, ये लीडरशिप पैदा होगी। तो इसलिए वो कभी खाली नहीं होने वाला है। हाँ, उसको कांग्रेस पार्टी अगर भरना चाहती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में पहले भी रहे हैं दलित, और आज भी जाने में उन्हें कोई हिचक नहीं होगी, बशर्ते अब वो वर्कर
और केवल वोटर बन करके नहीं रहना चाहिए। उनका एजेंडा चाहिए, सम्मान चाहिए और लीडरशिप चाहिए, जगह जगह लीडरशिप चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये जो आपने कहा ना कि उनको लीडरशिप चाहिए, और वो लीडरशिप कांग्रेस में अभी दिखाई दे रही है, और इसलिए कांग्रेस की तरफ लोग थोड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन अब 2024 के चुनाव तक किस तरह से कांग्रेस उनके सामने आती है, किस तरह से उनका ये जो गौरव संवाद वाला अभियान है ये आगे बढ़ता है, और लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं कि वो केवल उनके वोट के लिए उनके पास नहीं आए हैं, बल्कि उनकी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, जो उनकी जिंदगी में जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करना उनकी मंशा है, और उसके लिए उनके पास कोई परफेक्ट प्लान है। और जो पिछली गलतियां हुई हैं उनको इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से वो बसपा के साथ चले गए या और कहीं चले गए, और वो बटे हुए हैं आज। तो अगर ये कन्विंस कांग्रेस कर पाती है तो शायद उनकी ओर वो आ सकते हैं। क्योंकि रविकांत जी, आप तमाम यूनिवर्सिटी में हैं तो यंग लोगों के साथ भी जुड़े रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो दलित बच्चे हैं, यंग लोग हैं, उनके एक तो एस्पिरेशन क्या है, वो क्या आज का जो युवक है वो क्या चाहता है, एक, और दूसरा क्या उनमें इतनी इस तरह की भी कोई इच्छा है कि भाई वो जो दूसरी कम्युनिटी के गरीब या वंचित लोग हैं जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है किन्हीं किसी कारणों से, उनके साथ मिल के कोई लड़ाई लड़ सकें। देखिए, जो लोग जो यूथ यूनिवर्सिटीज में आई है उसमें मैं जो बड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ, आज के 10 साल पहले जो चीजें थी और आज, ये बड़ा चेतना संपन्न है, लेकिन थोड़ा सा डरा हुआ है। वो अम्बेडकराइट दिख रहा है। और एक और परिवर्तन हुआ है कि पहले विश्वविद्यालयों में जो दलित जातियों की, खासकर जो 6 जातियां थी, जो विजिबल जातियां हैं, वही नौजवान दिखते थे, उसमें खास करके जाटो दिखते थे। लेकिन अब आपको मुसहर और खरबार भी बच्चे मिलेंगे, तो वो पीएचडी में भी मिलेंगे और चेतना संपन्न मिलेंगे। तो एक बड़ा परिवर्तन आया है, और आपस में गोलबंदी भी है, लेकिन अपने लिए भूमिका और अपनी भागीदारी की भी चिंता है। और दलितों के बीच में भी अगर खरवार है तो उसे अपनी भी चिंता है, ये एक अच्छी बात है, और उसमें भी वो लीडरशिप की क्वालिटी पैदा हो रही है। दूसरा, उसका सबसे ज्यादा जो कंसर्न है और जो एस्पिरेशन कंसर्न तो जो है कि किस तरह से आरक्षण डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि वो जब विश्वविद्यालय में है तो उसकी उम्मीद सरकारी नौकरी की। दलितों में जो सबसे ज्यादा बेचैनी है वो आरक्षण को लेकर के इसलिए है क्योंकि वो भूमिहीन है, उनके पास ले दे करके एक ही विकल्प है सरकारी नौकरी, जिसके जरिए उन्हें न सिर्फ आर्थिक लाभ होता है बल्कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है, 1-2 पीढ़ियां मजबूत हो जाती हैं, भले ही वो कितनी भी छोटी नौकरी हो, बच्चों को पढ़ाने की स्थिति उनकी बन जाती है। तो सरकारी नौकरियां सबसे पहले। अभी जो पीएसयू जिस तरह से मोदी जी बेच रहे हैं वो बड़ी चिंता उनकी है। विश्वविद्यालयों में जगह अब ठेके पर जा रही हैं तो वो बड़ी उनकी चिंता है, क्योंकि वो भी इधर आना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों में आना चाहते हैं, नए विकल्पों की भी तलाश वो कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पर अभी आप देखे होंगे बहुत सारे लोग निकल करके आए हैं, अपने यूट्यूब चैनल, अपना फेसबुक, ये सब पे वो आ रहे हैं, तो नई चीजों से भी जुड़ रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर अति पिछड़ों के साथ, आपके पसमानदा मुसलमानों के साथ भी उनकी गोलबंदी हो रही है। और मैं जिस रूप में देखता हूं कि 2023, 24, 25 में जो राजनीति जाएगी, जो राजनीति की दिशा होगी, वो दिशा अति पिछड़ा, नॉन जाटो, दलित और पसमानदा पर केंद्रित होने जा रही है, और इसे कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, अगर इसको रोकने की कोशिश हुई तो बीजेपी मजबूत होगी, और इस बात को राहुल गांधी बखूबी समझ रहे होंगे, इसलिए वो बात कर रहे हैं ओबीसी की। और नीतीश कुमार को ज्यादा समझ मुझे लगती है कि जाति जनगणना के सवाल पर भी और पहले भी वो वहां कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले को लागू कर चुके हैं, अति पिछड़ा को अलग से रिजर्वेशन, और महादलित की बात तो वो 2007 से कर रहे हैं। तो अति दलित और अति पिछड़ा और पसमानदा, ये एक चंक बनने जा रहा है भविष्य की राजनीति। ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है, और मुझे लगता है कि वो दिशा उधर ही है, वो जाएगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। और ये गोलबंदी हो रही है, नौजवानों में भी हो रही है।
नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।